चीनू 5वीं कक्षा में पढ़ता था और अपने मम्मी पापा के साथ शहर में रहता था। चीनू के दादाजी गांव में रहते थे। चीनू की दादी का बहुत साल पहले स्वर्गवास हो गया था। अकेले दादाजी गांव में रहते थे। दादाजी को कई बार सबने कहा कि आकर शहर में रहें, पर दादाजी को गांव में ही अच्छा लगता था। एक दिन गांव से फोन आया कि दादाजी बहुत ज्यादा बीमार हैं। ये खबर सुनते ही सब लोग गांव चले गए। पिताजी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मेरे साथ शहर चलकर रहिए। नहीं बेटा, मैं गांव छोड़कर नहीं जा सकता। यहाँ कौन है आपका? आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? हमें भी शहर में आपकी चिंता लगी रहती है। अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। अब आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। जैसे ही दादाजी की थोड़ी तबीयत ठीक होती है, सब उन्हें लेकर अपने घर शहर आ जाते हैं। दादाजी अपने साथ गांव का पुराना टेलीफोन भी लेकर आते हैं। अरे दादाजी, आप ये फोन लेकर क्यों आए हैं? हमारे घर में तो सबके पास मोबाइल है और ये फोन कोई यूज नहीं करता। बेटा, ये तुम्हारी दादी जी की निशानी है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। दादाजी फोन को अपने कमरे में रख लेते हैं। एक दिन चीनू देखता है कि दादाजी उस पुराने फोन से किसी से बातें कर रहे हैं। जैसे ही चीनू उनके कमरे में जाता है, दादाजी फोन रख देते हैं। अरे दादाजी, आप इस खराब फोन से किससे बातें कर रहे हैं? इसका तो कनेक्शन भी नहीं है। अरे किसी से भी नहीं। नहीं, मैंने आपको किसी से बात करते हुए सुना है। मैं अभी पापा को बताता हूँ। अरे बेटा चीनू, ऐसा मत करना। मैं कल तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूंगा। नहीं, मैं तो बताऊंगा। अगर आप मुझे बता दोगे कि किससे बात कर रहे हो, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चीनू बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। क्या आप दादी से बात कर रहे थे? तुम्हें कैसे मालूम? जब मैं अभी गांव आया था, तो एक दिन रात को मैंने आपको फोन पर बात करते सुना था। मुझे लगा कि मैं भी फोन पर बात करूंगा, और मैंने जब फोन उठाया और हेलो हेलो बोला, तो बहुत देर तक उधर से कोई आवाज नहीं आई। और फिर थोड़ी देर बाद जब मैं ऐसे ही बात करने लगा, तो मुझे दादी की आवाज आई। तब दादी ने मुझे बताया कि मैं फोन से रोज तेरे दादाजी से बात करती हूँ, और इसी कारण तेरे दादाजी गांव से नहीं जाना चाहते। देखो बेटा, ये बात किसी को बताना नहीं तो इस फोन को घर से बाहर फेंक देंगे। पर दादाजी, मैंने तो मम्मी पापा को ये सब बता दिया है। इतने में चीनू के मम्मी पापा भी दादाजी के कमरे में आ जाते हैं। पिताजी, मुझे इस फोन के बारे में सब कुछ पता है, और मैं इस फोन को आपसे कभी दूर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये आपके जीने का आखिरी सहारा है। और आप भी इस बारे में किसी और से बात मत करिएगा, क्योंकि किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। कुछ सालों के बाद दादाजी का भी देहांत हो जाता है, और उस फोन में से अब आवाज आना बंद हो जाती है, और उसे फिर एक कोने में उठाकर रख दिया जाता है। विशाल अपने दादाजी के साथ दुर्गापुर गांव में रहता था। विशाल के माता पिता का एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। तब से विशाल और दादाजी एक दूसरे का सहारा थे। एक दिन विशाल स्कूल से आ रहा था। उसने देखा कि गांव में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। विशाल घर आते ही, दादाजी, दादाजी। क्या हुआ बेटा? दादाजी, गांव में कितना बड़ा मेला लगा है। चलिए ना, अपन मेला देखने चलते हैं। कल तुम्हारी छुट्टी है ना विशाल? कल चलेंगे, लेकिन तुम कोई फालतू चीज नहीं खरीदोगे। पक्का दादाजी। फिर दोनों खाना खाते हैं और रात होते ही दोनों सो जाते हैं। अगले दिन विशाल दादाजी को मेले चलने के लिए जिद करता है। उस दिन दादाजी का जन्मदिन भी होता है। चलो तैयार हो जाओ। विशाल खुश हो जाता है और जल्दी से तैयार हो जाता है। अब दोनों मेले जाते हैं।
दादाजी को उनके कुछ दोस्त मिल जाते हैं। वे दोस्तों से बातें करने लगते हैं। विशाल दादाजी से कहता है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। अरे लेकिन बेटा तुम जा कहाँ रहे हो? अभी आ रहा हूँ, आप मुझे यहीं मिलना। इतना कहकर विशाल दुकान पर चला जाता है और उनके लिए एक सुंदर सी छड़ी खरीदता है। विशाल दादाजी को छड़ी उनके जन्मदिन पर देना चाहता है, क्योंकि दादाजी की छड़ी खराब हो चुकी होती है, इसलिए वे पैसे इकट्ठे करता है। अब दादाजी और विशाल मेले घूमकर घर वापस आ जाते हैं। दादाजी बहुत थक जाते हैं, लेकिन घर का काम, खाना सब कुछ दादाजी और विशाल ही करते हैं, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे का सहारा होते हैं। विशाल मटके से दादाजी के लिए पानी लेकर आता है। जब दादाजी पानी पी लेते हैं, तभी दादाजी देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ये क्या है? छड़ी को आसानी से छोटा या बड़ा किया जा सकता है, तो दादाजी समझ नहीं पाते क्या है। दादाजी, ये आपके लिए जन्मदिन का तोहफा है। लेकिन बेटा ये तो बहुत छोटी छड़ी है, इसका मैं क्या करूँगा? नहीं दादाजी, ये देखिए। और विशाल दादाजी को छड़ी खोलकर दिखाता है। वह छड़ी बहुत मजबूत और सुंदर होती है। ये तो बहुत सुंदर और मजबूत भी है, लेकिन बेटा तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? आप जो रोज मुझे आइसक्रीम के लिए पैसे देते थे ना, मैंने उसको बचाकर आपके लिए तोहफा खरीदा है। दादाजी की आंखें नम हो जाती हैं। फिर दोनों खाना बनाते हैं और खाते हैं और बहुत हंसी मजाक करते हैं और सो जाते हैं। जब दोनों सुबह उठते हैं तो देखते हैं घर एकदम साफ होता है, खाना बना हुआ होता है, विशाल का लंच भी तैयार होता है। दादाजी, आपने ये सारा काम अकेले क्यों किया? मैं उठकर कर लेता ना। बेटा मुझे लगा ये सब तुमने किया है। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि घर का सारा काम कैसे हो गया, जब हम दोनों ने ही ये काम नहीं किया। अब तो रोज ऐसा होने लगता है। एक दिन विशाल सोचता है कि अब तो पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। विशाल अब चुपके से घर पर नजर लगाता है। एक दिन दादाजी सो रहे होते हैं, तभी अचानक छड़ी अपनी जगह से दूसरी जगह चली जाती है और खाना बनाने लगती है और घर का काम भी अपने आप होने लगता है। अब विशाल समझ जाता है कि ये काम सिर्फ छड़ी का ही हो सकता है। वे जैसे ही घर आता है, छड़ी दीवार से टिक जाती है। विशाल दरवाजा बंद करता है और दादाजी को सारी बात बताता है। दादाजी भी सोच में पड़ जाते हैं। अब दोनों को कुछ समझ नहीं आता। उसी रात विशाल के सपने में एक आदमी आता है और विशाल उससे पूछता है, तुम कौन हो? मैं जादूगर हूँ और ये मेरी छड़ी है। कुछ लोगों ने इस छड़ी का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, इसलिए मरने के पहले मैंने ये छड़ी उस मेले वाली की दुकान में छुपा दी थी, ताकि ये किसी गलत हाथ ना लगे। इस छड़ी को संभाल कर रखना, ये हमेशा तुम लोगों की मदद ही करेगी। इतना कहकर वे आदमी गायब हो जाता है और विशाल का सपना टूट जाता है। सुबह विशाल दादाजी को सपने वाली बात बताता है। तब दादाजी भी समझ जाते हैं। दोनों उस छड़ी को संभाल कर रखते हैं और दोनों खुश हो जाते हैं।